नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिंगापुर मॉडल के बारे में। आज से 2 हफ्ते पहले तक पूरी दुनिया में सिंगापुर मॉडल के चर्चे थे। पूरी दुनिया उसे एक आदर्श मॉडल के रूप में देख रही थी कि कैसे बिना लॉकडाउन इंप्लीमेंट किए सिंगापुर सक्सेसफुली कोविड-19 केसेस को काफी हद तक कंट्रोल किए हुए था। लेकिन पिछले 2 हफ्ते में पूरा सिंगापुर मॉडल फेल हो चुका है। केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और प्रवासी कामगारों में कोविड-19 काफी तेजी से फैल रहा है। तो इस पूरे केस को, इस पूरे मॉडल को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस वक्त जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं 24 तारीख की रात को, तब पूरी दुनिया में 27 लाख से भी ज्यादा लोगों को कोविड-19 संक्रमित कर चुका है और 1,92,000 मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। सिंगापुर स्थित है दक्षिण पूर्व एशिया में। इसके पड़ोसी हैं मलेशिया और इंडोनेशिया और मलय पेनिनसुला के बिल्कुल ही दक्षिणी छोर पर स्थित है ये देश। तो सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, कुल मिलाकर एक शहर है और ये शहर एक आइलैंड पर बसा हुआ है, एक द्वीप पर बसा हुआ है और इसकी लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का और सिंगापुर स्ट्रेट्स के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। सिंगापुर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे डेवलप्ड देशों में से एक है। यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्रीज काफी डेवलप्ड है। यहाँ की स्काईलाइन काफी फेमस है और सिंगापुर को अगर आप कभी भी इंटरनेशनल इंडाइसेस में देखेंगे तो उसकी रैंक बहुत ही ऊपर होती है। अगर आप HDI इंडेक्स देखें, यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें सिंगापुर आता है 9वें स्थान पर। अगर आप GDP पर कैपिटा देखते हैं तो उसमें 7th पोजीशन पर आता है। और सिंगापुर के साथ एक अच्छी बात यह कि यहाँ का एरिया बहुत ही कम है, 725 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन भी काफी कम है, मैनेजेबल है। 5.6 मिलियन या फिर 56 लाख के आसपास आबादी है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट पैरामीटर्स काफी अच्छे हैं, सोशल इंडिकेटर्स बहुत ही अच्छे हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सभी में सिंगापुर हमेशा दुनिया में टॉप करता है। आप देखिए यहाँ पर GDP पर कैपिटा जो है वो $65,000 है, विच इज वेरी हाई। इट इज 7th हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। थोड़ा सा सिंगापुर की डेमोग्राफी को भी समझिए क्योंकि कोविड-19 से इसका कोरिलेशन है। यहाँ की आबादी है 5.6 मिलियन यानी 56 लाख और सिंगापुर एक काफी प्लूरलिस्टिक कंट्री है। यहाँ पर कई एथनिसिटी और रेसेस के लोग रहते हैं। तो एथनिक चाइनीज जो है वो आबादी के 74% हैं, एथनिक मलय है वो लगभग 13%, भारतीय मूल के लोग यहाँ पर 9% हैं और बाकी अन्य हैं। तो आप देख सकते हैं एक मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल सोसाइटी है सिंगापुर। कई तरह के धर्म भी है। और एक और इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक फैक्ट यहाँ पर है कि कितने नागरिक हैं और कितने नॉन सिटीजन यहाँ पर रहते हैं। तो देखिए सिंगापुर की आबादी में केवल 61% लोग यहाँ के परमानेंट सिटीजन हैं। बाकी या तो परमानेंट रेजिडेंट है, यानी कि कोई वहां जॉब के लिए गया है, उसे रेजिडेंसी मिली है, अभी नागरिकता नहीं। और एक बहुत बड़ा तबका, लगभग 30% आबादी का है फॉरेन वर्कर्स का। कुछ इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है पर इनकी संख्या इतनी नहीं है। मेजॉरिटी फॉरेन वर्कर्स हैं और इनकी संख्या लगभग 16 लाख है। तो आप देखिए 56 लाख की आबादी में से 16 लाख तो वो मजदूर हैं, वो कामगार हैं जिन्होंने ये सभी ऊंची और चमचमाती बिल्डिंग्स बनाई है और इन्हीं की मेहनत से, मजदूरी से आज सिंगापुर इस मुकाम पर पहुंचा है। अब बात करते हैं कोविड-19 और सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर दुनिया का तीसरा देश था जहां पर कोविड-19 का केस देखा गया था। काफी जल्दी यहां पर केस आ गया था। 23 जनवरी 2020 को ही वुहान से एक व्यक्ति सिंगापुर ट्रैवल किया था। तो सिंगापुर ने तुरंत जनवरी के महीने में ही कुछ कड़े कदम उठाए। पहले तो चाइना के साथ ट्रैवल बैन कर दिया और कई ऐसी चीजें करी जिसके कारण सिंगापुर मॉडल को एक आदर्श के रूप में देखा जाने लगा। तो पूरे फरवरी और मार्च के महीने में सिंगापुर ने एक तो एग्रेसिव टेस्टिंग करी। यहाँ का जो टेस्टिंग रेट है वो पूरी दुनिया में सबसे हाई है। जो भी यहाँ पर पॉजिटिव पाया गया उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज कर दिया, चाहे आपको लक्षण है नहीं है। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बहुत इफेक्टिव थी। कॉन्टैक्ट ट्रेस करके उन्हें भी क्वारंटाइन कर दिया गया, होम क्वारंटाइन, और होम क्वारंटाइन मेजर्स भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए गए थे। तो जो कॉन्टैक्ट्स थे या फिर जो पॉजिटिव थे उन्हें तो आइसोलेट और क्वारंटाइन किया गया। उसके अलावा बाकी पूरा शहर, पूरा देश आराम से अपनी दिनचर्या फॉलो कर रहा था। तो ये देखकर पूरी दुनिया हैरान थी कि जहां इटली, फ्रांस जैसे देश पूरे ठप पड़ गए थे, वहां पर सिंगापुर अपना नॉर्मल रूटीन चला रहा था। स्कूल्स चालू थे, रेस्टोरेंट्स चालू थे, बार्स, पब्स, नाइट लाइफ सब कुछ चालू था। इनफैक्ट मूवी थिएटर्स तक ऑन थे। बस हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जरूर बता दिया गया था लोगों को कि 1 मीटर का आपको फासला रखना है और उसके बाद आप रेस्टोरेंट, मूवी थिएटर्स जो भी चाहे चालू रख सकते हैं। तो सिंगापुर की इस शुरुआती सफलता के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है सार्स। 2003 में जब सार्स आया था तो सिंगापुर में लगभग 22 लोगों की मृत्यु हुई थी उससे। उस समय उन्होंने काफी कुछ सीखा इस तरह की बीमारी से और उन्होंने अपने आप को तैयार किया, इस तरह के अपने प्लान्स बनाए कि भविष्य में कोई पैंडेमिक आती है तो हमें कैसे काम करना है, और डेफिनेटली ये प्लान्स उनके काम करे। सिंगापुर की साइज काफी छोटी है, यहाँ पर लोगों का आना जाना रोकना बहुत आसान है। अब भारत जैसे बड़े देश में 2 राज्यों के बीच में ट्रैवल रोकना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन सिंगापुर तो एक आइलैंड है जैसा मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर आपको बस खाली बोट के आने जाने के जो जेटीज हैं या पोर्ट्स हैं उन्हें बंद करना है और एयरपोर्ट बंद करना है और आपका पूरा देश एक तरह से क्वारंटाइन हो गया। तो लैंड बॉर्डर्स यहाँ पर नहीं है, इसका फायदा मिला। सिंगापुर में एक सिंगल पार्टी सरकार है जो पिछले 50 साल से राज कर रही है। तो वहां पर कोई
लोकल बॉडी या फिर नेशनल गवर्नमेंट के बीच में टकराव नहीं होता है। एक ही पॉलिसी है, एक ही गवर्नमेंट है, एक ही पार्टी है। और सिंगापुर की जो सरकार है वो एक टेक्नोक्रेट सरकार मानी जाती है हमेशा से। वहां पर साइंटिफिक एविडेंस को वो लोग सुनते हैं, जो साइंटिस्ट बात कहते हैं उसको सुना जाता है और इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इस तरह के सख्त नियमों का पालन करने के कारण सिंगापुर फरवरी और मार्च के महीने में केसेस को कंट्रोल कर पाया था। फरवरी के अंत तक यहां पर केवल 90 केसेस थे और मार्च के अंत तक यहां पर 926 केसेस थे, जिनमें से भी ज्यादातर मार्च के आखिरी हफ्ते में देखे गए थे। बेसिकली 24-25 मार्च तक सिंगापुर हैड थिंग्स अंडर कंट्रोल, लेकिन मार्च के आखिरी हफ्ते और अप्रैल के पहले हफ्ते में चीजें बदलनी शुरू हुई। एकदम से केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं और अब ये हो गया है कि पिछले एक हफ्ते से लगातार हर रोज कम से कम 1000 या 1100 केसेस डेली आ रहे हैं सिंगापुर में। और अब यह आंकड़ा पहुंच चुका है 12,000 एज ऑफ 24 अप्रैल। लेकिन 12,000 केसेस के बावजूद यहां पर अभी तक केवल 12 लोगों की मौत हुई है। तो केसेस में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीएससी स्मार्ट कोर्स स्टडी IQ लॉन्च कर चुका है। ये कोर्स हमारी ऐप पर उपलब्ध है, तो आप घर बैठे हमारे ऐप के माध्यम से अपने स्मार्टफोन पर यूपीएससी यानी IAS एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द हमारे इस ऐप को डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। तो अप्रैल के पहले हफ्ते में जब केसेस तेजी से बढ़े तो सिंगापुर की सरकार ने फाइनली एक लॉकडाउन की घोषणा करी, और लॉकडाउन को ये लोग वहां पर कह रहे हैं सर्किट ब्रेकर। ये सिंगापुर की सरकार का ऑफिशियल टर्म है। 7 अप्रैल को ये सर्किट ब्रेकर लागू किया गया और फाइनली स्कूल्स को बंद किया, नॉन एसेंशियल बिजनेसेस को बंद कर दिया गया, जैसे कि रेस्टोरेंट एटसेट्रा, ये सब अब बंद हो चुका है। लेकिन अभी भी नागरिकों को केवल हिदायत दी जा रही है कि आप घर पे रहिए। दे आर इंस्ट्रक्टेड टू स्टे होम। वहां पर कोई गैर कानूनी नहीं है अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये सिंगापुर ने ड्रास्टिक मेजर्स बेसिकली 7 अप्रैल के बाद शुरू किए, क्योंकि आप देखेंगे कि केसेस बढ़ने शुरू होते हैं यहाँ पर 31 मार्च के बाद में। तो आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि कैसे केसेस 31 मार्च के बाद में धीरे धीरे बढ़ने शुरू होते हैं। और अब हालात इतने खराब हो चुके हैं सिंगापुर में कि डेली पिछले एक हफ्ते से मिनिमम 1000 केसेस डेली आ रहे हैं। और आप देखिए कि सिंगापुर ज्यादा बड़ा नहीं है, अहमदाबाद शहर जितना बड़ा है। अगर आप आबादी के हिसाब से कंपेयर करें तो सिंगापुर और अहमदाबाद की आबादी लगभग बराबर है। और डेली 1000, 1100, 1500 तक केसेस आए हैं। 21 अप्रैल को यहाँ पर 1426 आई थिंक केसेस आए थे। एक ही दिन में 1400 से ज्यादा केसेस थे। तो लगातार 1000 से ज्यादा केसेस आना काफी चिंताजनक है सिंगापुर शहर में। और ये तब है जब उन्होंने बहुत एग्रेसिवली टेस्ट किया था और पिछले 2 महीने से स्थिति वहां पर कंट्रोल में थी। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने 21 अप्रैल को यह डिसाइड किया कि लॉकडाउन वहां पर 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। तो उन्होंने अपने सर्किट ब्रेकर को अब जून 1 तक कर दिया है। आई थिंक एज फार एज आई नो सिंगापुर में अभी तक का सबसे लंबा घोषित लॉकडाउन है 1 जून। तो अप्रैल में केसेस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है माइग्रेंट वर्कर्स। तो सिंगापुर ने जो 2 महीने तक अपनी एग्रेसिव टेस्टिंग करी थी, हॉस्पिटल्स में जो बेस्ट क्वालिटी का हेल्थ केयर प्रोवाइड किया था, वो अपने परमानेंट सिटीजन्स को तो कर दिया, लेकिन उन्होंने इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई। हमेशा से सिंगापुर पर जब भी आरोप लगाया कि वो अपने वर्कर्स को अच्छे से नहीं रखते हैं, उनकी डॉर्मेटरीज की कंडीशंस अच्छी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कुछ फोटोज में कि वो किस तरह से रहते हैं। तो सिंगापुर हमेशा इन सवालों को टाल जाता था। वो कहते थे कि नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जब कोरोना वायरस के केसेस बढ़े हैं तो अचानक से पूरी दुनिया का फोकस, पूरी दुनिया का अटेंशन इस पर है। और याद रखिए, इन प्रवासी मजदूरों में से ज्यादातर भारतीय हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई देशों से, साउथ एशिया और चाइना, हर जगह से ये आते हैं। लेकिन इनमें ज्यादा बहुत बड़ी संख्या भारतीयों की है। तो ये इस तरह के अकोमोडेशन में रहते हैं, एक ही कमरे के अंदर कई लोग रह रहे हैं। और अब इनकी हालत ये है कि जब इन्हें पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया है तो इनकी सिचुएशन किसी जेल से कम नहीं है। कई माइग्रेंट वर्कर्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हम एक तरह से एक प्रिजन में रह रहे हैं, ना हम बाहर जा सकते हैं, ना हमारे लिए कोई व्यवस्था है एंटरटेनमेंट की, बमुश्किल खाना पीना हमारे लिए मैनेज हो पा रहा है। और कंडीशंस इतनी क्लोज क्वार्टर्स में रहने के कारण कोरोना यहाँ पर तेजी से फैल रहा है। इनकी लिविंग कंडीशंस इतनी बुरी है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने सिंगापुर की सरकार को क्रिटिसाइज किया है। यूजुअली एमनेस्टी कभी सिंगापुर को क्रिटिसाइज नहीं करती है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशंस में ऐसा देखा गया है। 6 अप्रैल को माइग्रेंट वर्कर्स में एक बहुत बड़ा क्लस्टर देखा गया था। क्लस्टर मतलब जहां पर एक ही जगह पर कई 100 केसेस मिल जाएं, तो ऐसा एक क्लस्टर देखा गया 6 अप्रैल को। उसके बाद 20,000 वर्कर्स को क्वारंटाइन किया गया था और उन्हें इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो एक से दूसरे रूम में जा सकें। हालांकि मैं मानता हूं कि ये क्वारंटाइन के लिए बिल्कुल आवश्यक है कि आप लोगों से घुले मिले ना, लेकिन आप एक बार उन मजदूरों की पीड़ा समझिए जो अपने देश से, अपनी धरती से हजारों किलोमीटर दूर हैं, बिना किसी फैमिली, बिना किसी इमोशनल सपोर्ट के। इस वक्त उन्हें यह भी नहीं पता कि उनकी जॉब्स आगे रहेंगी या नहीं रहेंगी। ऐसे में उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, तो डेफिनेटली उनके अंदर एक फीलिंग होगी कि हम एक तरह से जेल में बंद हैं। लेकिन अब सिंगापुर सरकार उनकी हेल्थ के लिए काफी कुछ कर रही है, स्क्रीनिंग्स हो रही है, इनफैक्ट उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहा है, उसके लिए एंटरटेनमेंट भी काफी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देयर आर स्टेप्स बीइंग टेकन, बट इट हैज टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। और कई क्लस्टर्स इतने 2 हफ्ते में निकल चुके हैं। तो बड़े बड़े अपार्टमेंट ब्लॉक्स जहां पर ये मजदूर रहते हैं, शहर से थोड़ा सा दूर, इन सभी को क्वारंटाइन किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे क्लस्टर्स निकले हैं। अब सिंगापुर सरकार एग्जैक्टली नहीं बता रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादातर केसेस जो हैं देश में वो इन्हीं माइग्रेंट वर्कर्स के अंदर हैं।
इस पूरे वाक्य में मेरे ख्याल से बाकी सभी देशों के लिए दो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। तो पहली सीख तो यह है कि हमें अपने लॉकडाउन को सीरियसली लेना चाहिए और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खुलने के बाद तुरंत सब रिलैक्स कर जाएं, उसके बाद भी केसेस वापस आ चुके हैं। मैंने कल भी आपको होकाइडो जापान का भी एग्जांपल दिया था, वहां पर लॉकडाउन खोल दिया गया, उसके बाद 1 महीने बाद वापस लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, इसके लिए आप भी लॉकडाउन को थोड़ा सीरियसली लीजिए। और दूसरी बात यह कि सिंगापुर का जो पब्लिक हेल्थ सेटअप है वो बहुत ही एडवांस्ड है, लेकिन फिर भी अभी वो कम पड़ रहा है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ बेड्स लिमिटेड हैं और इतने सारे केसेस आ चुके हैं कि अब उन्हें ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करने पड़ रहे हैं। तो हमें भी हॉस्पिटल्स के अलावा स्टेडियम्स या फिर होटल्स ऐसी फैसिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी कोविड-19 के पेशेंट्स को आइसोलेट और क्वारंटाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।